बेटा आज हम रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा मैं आपको पहले बताया था कि आप जीवन परिचय लिखते हैं तो सबसे पहले मुख्य बिंदु स्मरणीय बिंदु लिखें। उसमें लेखक का जन्म स्थान, अगर माता पिता का नाम है तो वो, उसकी कुछ मुख्य रचनाएं, उसकी शिक्षा, उसकी भाषा शैली और उसकी मृत्यु लिखते हैं। लेकिन आप लोग बहुत गंदे तरीके से काम करते हो, ये तरीका अच्छा नहीं है। जिस तरह सिखाया जाए उस तरह से करिए, क्योंकि अच्छा कार्य करेंगे तो नंबर भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे। तो इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है सिमरिया, मुंगेर, बिहार। सिमरिया स्थान कहाँ है? मुंगेर, बिहार। ठीक है, मुंगेर बिहार में है ये स्थान। आपके पिता का नाम है रवि सिंह। पिता रवि सिंह। शिक्षा पटना कॉलेज से BA मुख्य रचनाएं उर्वशी, रेणुका, हुंकार, ऐसे तो बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन हमने बोर्ड पर केवल 3 ही रचना लिखी है, ज्यादा नहीं लिखी है। आप बुक से देख के लिखोगे। उसके बाद बेटा हम लास्ट में इसके बाद लिखेंगे भाषा शैली। तो इनकी भाषा कैसी थी बेटा? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। ठीक है, भाषा इनकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जो हम पूर्ण रूप से जीवन परिचय के साथ साथ पढ़ेंगे। और आपकी मृत्यु अंत में लिखते हैं हम ना 1974 ईस्वी में हुई थी। अब हम पूर्ण रूप से इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक कविवर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 1908 ईस्वी में हुआ था। पटना कॉलेज से इन्होंने 1933 ईस्वी में BA किया और फिर एक स्कूल में अध्यापक हो गए। उसके बाद सीतामढ़ी एक जगह का नाम है, सब रजिस्ट्रार बने। द्वितीय महायुद्ध में राजकीय प्रचार विभाग में आ गए। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी सरकार का कोई भी कर्मचारी उस सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था। अंग्रेजी सरकार में क्या था कि उनके विरुद्ध आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। तो दिनकर ने राजकीय सेवा के काल में भी स्वदेश अनुराग की भावना से ओतप्रोत पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण और क्रांति की भावनाएं जगाने वाली रचनाएं लिखी। दिनकर क्या करते थे? ऐसी रचनाएं लिखते थे जिससे लोगों के मन में क्रांति उत्पन्न हो जाए। सन 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और ये दिल्ली आकर रहने लगे। दिनकर की काव्य साधना निरंतर चलती रही।
सन 1961 ईस्वी में इनका बहुचर्चित काव्य, सबसे प्रसिद्ध काव्य इनका जो था वो उर्वशी प्रकाशित हुआ था। और 1964 ईस्वी में इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता बनाया गया। इस पद से अवकाश ग्रहण करके ये अनंतर पटना में रहने लगे। इनके जवान बेटे की मृत्यु हो गई, जिससे इनका साहस टूट गया और तिरुपति में देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए 1974 में मद्रास में परलोक सिधार गए। इनकी मुख्य रचनाएं हैं बेटा रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, द्वंद्व होता देखिए दा में भी वाह लगेगी और बाद में दा में भी वाह लगेगी, द्वंद्व गीत है, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप छाह, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, सामधेनी, नील कुसुम, सीपी और शंख, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और हारे को हरिनाम कविता पुस्तकें तथा संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और उजली आग आदि गद्य पुस्तकें प्रमुख है। आपने पद्य के साथ साथ गद्य की भी रचनाएं लिखी थी। इनकी गद्य बहुत ही उच्च कोटि की रचनाएं थी। इनकी गद्य की जो रचनाएं थी कैसी थी, बहुत ही उच्च कोटि की थी और बहुत ही शुद्ध थी। राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें प्रसिद्धि रेणुका से प्राप्त हो गई थी। उर्वशी महाकाव्य पर इन्हें 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। दिनकर प्रारंभ से ही लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। इसीलिए इन्हें छायावादी कवियों की भांति काव्य रचना न करके रेणुका का आलोक छिटकाया। फिर रसवंती में प्रणयी गायक के रूप में इनका कुसुम कोमल व्यक्तित्व प्रकट हुआ। लेकिन देश की विषम परिस्थितियों की पुकार ने कवि को भावुकता, कल्पना और स्वप्न के संगीत लोक से खींचकर ऊबड़ खाबड़ धरती पर लाकर खड़ा कर दिया तथा शोषण की चक्की में पिसते हुए जनसाधारण और उनके भूखे बच्चों के प्रबल समर्थक बना दिया। फिर देश के मुक्ति राग के ओजस्वी गायक के रूप में इनका व्यक्तित्व निखर आया। दिनकर के विद्रोहशील व्यक्तित्व को अपने देश के पौराणिक आख्यानों में जो असंगतियां दिखाई दी, अर्थात जो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं होना चाहिए, उसका उन्होंने विरोध किया। उसको मिटाने के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी जैसे कथा काव्यों की रचना की। पहली रचना कुरुक्षेत्र में तो वस्तुतः कथा काव्य नहीं वरन बल्कि विचार काव्य था, क्योंकि उसमें हिंसा और अहिंसा की विचारधाराओं के प्रति द्वंद्व को प्रदर्शित किया गया। उसके बाद में रश्मि रथी में उन्होंने सूत पुत्र के रूप में प्रसिद्ध वीर कर्ण का आख्यान प्रस्तुत किया। कर्ण की चर्चा इसमें की गई है। और जागृत पुरुषार्थ के कवि दिनकर शांति प्रियता और अहिंसा की आड़ में फैलने वाले निर्वीर्यता और अकर्मण्यता को व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए घातक माना है। इनके व्यक्तित्व का यही प्रखर रूप चीनी आक्रमण के समय प्रज्वलित हो उठा था और उन्होंने देशवासियों को ललकारते हुए परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक रचना बना डाली, रचना उपस्थित की। दिनकर की काव्य प्रतिभा का चरमोत्कर्ष उनके नाटकीय काव्य शास्त्र उर्वशी में दिखाई देता है। इनका इस रचना का कथा प्रसंग तो कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय से लिया गया था, अर्थात इन्होंने विक्रमोर्वशीय से प्रेरणा लेकर इस काव्य को लिखा था। इसके बाद इन्होंने नीम के पत्ते आज संकलन में आज के राजनेताओं पर व्यंग प्रस्तुत किया है। आत्मा की आंखों में अंग्रेजी की कुछ नई प्रयोगशील कविताओं के अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। दिनकर जी की भाषा अत्यंत सरल और सहज थी।
और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली थी। अपने युवा पुत्र की मृत्यु के कारण आप ओजस्वी, वर्चस्वी और मनस्वी व्यक्तित्व छोटी छोटी अतुकांत कविताओं में टूट टूट कर पिघल पिघल कर बह निकला। अर्थात इनका अंतिम काव्य संकलन जो था वो था हार एक पोखरी नाम। ऐसी ही करुण निराशा दीन आतुर आत्मा की विनय पत्रिका है। इनके जो काव्य है उसमें सभी रसों का समावेश है, लेकिन वीर रस की प्रधानता है। भावपूर्ण चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है और भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों का के साथ साथ उर्दू और संस्कृत भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया है। और इनकी जो शैली है वो ओजपूर्ण प्रबंधात्मक शैली है, जिसके माध्यम से इन्होंने पूंजीवाद के प्रति विरोध तथा राष्ट्रीयता की भावनाओं को व्यक्त किया है। तो बेटा जन्म और मृत्यु में आपको बताइए 1908 ईस्वी का जन्म है और 1974 ईस्वी की मृत्यु है। थैंक यू बेटा। और इस जीवन परिचय को आप कॉपी में लिखेंगे।